हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंट के बारे में चर्चा करूंगी। कॉस्ट अकाउंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या? इसके दो पार्ट हैं, एक है थ्योरेटिकल पार्ट और सेकंड है प्रैक्टिकल पार्ट। तो सबसे पहले हम प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्योरी पार्ट पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर, मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक्स of process costing, and usage of process costing. चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, कहाँ यूज होता है इसका, और क्यों इसका अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसी मेथड है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। कह सकते हैं मीनिंग, in this method is used when raw material is converted into finished product by more than one production process. In this method is used when raw material is converted into finished product by more than one product. इस मेथड में जब कोई भी प्रोडक्ट होता है वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी इंडस्ट्रीज होती है जो वो मैस प्रोडक्शन करती है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करती है, तो वो अपने वर्क को डिवाइड कर लेती है, कई सेगमेंट में डिवाइड कर लेती है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं। हम घी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घी। जब घी बना रहे हैं तो घी में भी कई सेगमेंट्स होंगे। मान लीजिए घी बनाने के लिए दो सेगमेंट्स यूज होते हैं, फर्स्ट सेगमेंट एंड सेकंड सेगमेंट। फर्स्ट घी बनाने के लिए सबसे हमको चाहिए क्या? क्रीम। सबसे पहले हमने क्या लिया? इनपुट के रूप में हमने क्या किया? क्रीम। तो क्रीम क्या होगी? हमारी इनपुट होगी। और जब क्रीम को हम फेंटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? मक्खन। इसी प्रकार जब ये मक्खन, एक प्रोसेस हमारी सेगमेंट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये मक्खन आउटपुट हमारा निकल के आया वही सेकंड सेगमेंट के लिए इनपुट का काम करेगा। किसका काम करेगा? इनपुट का। तो इसको हम और क्लियर समझ सकते हैं। मींस कोई भी प्रोडक्शन होता है
प्रोसेस कॉस्टिंग में तो वो कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, जैसे प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। प्रोसेस ए, प्रोसेस ए में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, मटेरियल इनपुट कराते हैं, साथ में लेबर इनपुट कराते हैं एंड कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सबको इनपुट कराने के बाद ये क्या है, इनपुट किया हमने तो उसके लिए कुछ आउटपुट निकल कर आएगा और यही आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा। इनपुट मींस रॉ मटेरियल का काम करेगा और फिर जो सेकेंड प्रोसेस से आउटपुट निकल कर आएगा वही नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हो जाता और वो सेल्स जब तक उसकी बिक्री के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हो जाता। तो प्रोसेस कॉस्टिंग ये तो समझ में आया कि इसका यूज होता कहाँ और है क्या। प्रोसेस कॉस्टिंग जहां कोई भी प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कई प्रोसेसों का गुजरना पड़ता है। इसका यूज कहाँ होता है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन वर्क होता है। चलिए इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। Characteristics of process costing. First, various process. इसकी विशेषता है प्रोसेस कॉस्टिंग की कि ये कहां पर यूज होता है, जहां पर बहुत सारी प्रोसेस मींस कोई प्रोडक्ट है वो फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए उसमें कई प्रोसेस से होकर गुजरे। सेकंड है आपका मैस प्रोडक्शन। मैस प्रोडक्शन मींस प्रोसेस कॉस्टिंग वही यूज होती है जहां पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन वर्क होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप शर्ट का ऑर्डर आया, अगर एक या दो शर्ट का ऑर्डर आता है तो उसे एक ही व्यक्ति बना सकता है, उसमें कोई प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि काफी बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स आना है, मींस हमको 10,000 शर्ट्स बनानी है तो क्या 10,000 शर्ट कोई एक व्यक्ति बना सकता है? नहीं बना सकता। बनाएगा भी तो उसको काफी समय लग जाएगा और बिजनेस में इतना समय हम नहीं ले सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, उस जो प्रोडक्शन है उसको कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। जैसे फर्स्ट सेगमेंट में थान लेकर आए और हमने क्या की, कटिंग कर दी, एक सेगमेंट पूरा हो गया। सेकंड सेगमेंट में हम क्या करेंगे, जो हमने कटिंग की है उसकी आप क्या करेंगे, सिलाई करेंगे। एंड हर प्रोसेस जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ये आउटपुट है सेकंड प्रोसेस का, सिलाई हो गई। अब वो फाइनल प्रोसेस के लिए क्या होगा, इनपुट का काम करेगा और वहां पर क्या होगा, जैसे बटन लगाना है या फाइनल उसको टच देना, तब जाके हमारी शर्ट रेडी हो जाएगी सेल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन वर्क होता है वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है उसमें कोई भी प्रोडक्शन वर्क होता है वो कई प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो
जो फर्स्ट प्रोसेस का रॉ मटेरियल है वो हमने इनपुट कराया, उससे हमारे पास कुछ आउटपुट निकल कर आएगा। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड प्रोसेस है एंड ये थर्ड प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में हमारा क्या निकल के आया, आउटपुट निकल के आया। यही आउटपुट सेकंड प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा और फिर जो इनपुट किया उसके बाद इसका भी आउटपुट निकलेगा, फिर यही आउटपुट फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा, इसका इनपुट का, और लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया है वो फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट ही फिनिश्ड गुड्स कहा जाता है। और अब ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया है उस सेल्स के लिए। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल करने की बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इसमें कॉस्ट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें हम हर प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट निकालते हैं और अलग अलग इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में हमने कंप्लीट कर ली, अब इसकी हमने कॉस्ट निकाली और कॉस्ट पर यूनिट। सेकंड प्रोसेस हमने कंप्लीट की, इसकी कॉस्ट निकाली और इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाली। उसमें कितना एक्सपेंस आ रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है इस प्रोडक्ट को बनने में, और उससे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बाकी प्रोसेस में कितना खर्च होगा और उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। जब हमें कॉस्ट पता चल जाता है तो हम सेल्स को डिटरमाइन आराम से या आसानी से कर सकते हैं। तो इसके सबसे पहले वेरियस प्रोसेस होती है, बहुत प्रोसेस होती है। मैथ प्रोडक्ट में बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन वर्क होता है, वहां इसका यूज किया जाता है। साथ ही रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश्ड गुड्स में, तब जाके वो प्रोडक्ट तैयार होता है। नेक्स्ट है इसका कोड नंबर सेम प्रोडक्ट। इसमें स्पेशली ये देखना है कि कॉस्टिंग में जो भी प्रोडक्शन वर्क हो रहा है वो सेम प्रोडक्ट होना चाहिए। सेम प्रोडक्ट मींस जैसे मान लीजिए 10,000 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें जो शर्ट्स रहेंगी वो एक ही डिजाइन की होनी चाहिए, उसमें बटन मींस उसकी डिजाइन में कोई नहीं होना चाहिए, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। वो किसके अंतर्गत आएगा? जॉब कॉस्टिंग के। जॉब कॉस्टिंग में कस्टमर जैसा ऑर्डर देता है वैसे ही हम उसका ऑर्डर या प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि हमको कोट बनाना है तो कोट सिंपल भी हो सकता है और कॉलर वाला हो सकता है, मींस हम उसकी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में जो भी प्रोडक्शन वर्क होता है वो सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, मींस कोई भी डिजाइन इसमें चेंज नहीं होनी चाहिए, वैसे के वैसे प्रोडक्ट हमको जितना मांगा गया है उतना ही देना चाहिए। प्रोसेस कॉस्टिंग करते समय हमारे पर प्रोडक्शन वर्क होता है तो उसमें लॉस तो संभावित है कि लॉस होगा ही। तो ये मान के चलते हैं कि पहले से ही जो मटेरियल है उसको थोड़ा सा ज्यादा यूज करते हैं जिससे कि जो मटेरियल लॉस हो रहा है वो जैसे मान लीजिए 10,000 शर्ट बनानी है, अब हमको मालूम है कि 500 हो सकता है खराब हो जाए, 500 तो हमारी 50 हमारी शर्ट खराब हो जाएगी, तो 50 के लिए हम ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल लगाएंगे। तो मालूम है कि लॉस इसमें होता ही होता है, बड़े पैमाने पर कोई भी प्रोडक्शन होगा तो उसमें लॉस होता है। अब हम देखेंगे लॉस क्या है, वेस्टेज क्या है। तो लास्ट इसका पॉइंट है वेस्टेज। फर्स्ट नॉर्मल वेस्टेज, सेकंड abnormal wastage, and third abnormal gain। वेस्टेज भी समझ में आता है कि गेन कैसे हो सकता है, तो उसको बताएंगे। सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज समझ लीजिए। नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है? ऐसा वेस्टेज ऐसा है जो स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है, जिसे हम टाल नहीं सकते, जैसे लकड़ी का सूखना, बांस का बनना, क्वांटिटी है मटेरियल की क्वांटिटी है उसको जिससे कि
लॉस हो जाता है। तो नॉर्मल लॉस रोका नहीं जा सकता और इसको हम लिखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। सेकंड है एब्नॉर्मल वेस्टेज। एब्नॉर्मल वेस्टेज इसी का अपोजिट है। एब्नॉर्मल वेस्टेज को हम रोक सकते हैं, मींस नेचुरल नहीं होता, इसको हम रोक सकते हैं। अगर एब्नॉर्मल वेस्टेज ज्यादा होता है तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कॉस्ट को कंट्रोल करना, और यदि एब्नॉर्मल वेस्टेज ज्यादा होगा तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पाएगी और हमारा प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ जाएगी और हमें लाभ क्या होगा, कम होगा। इसके लिए कोई भी इंडस्ट्री चाहती है कि उसका एब्नॉर्मल लॉस कम से कम हो। अब एब्नॉर्मल लॉस होता क्या है, ऐसा लॉस नेचुरल नहीं होता जिसे हम दूर कर सकते हैं या कम किया जा सकता है। जैसे कि आग का लग जाना, कांच का सामान टूट जाना, जैसे हम कांच के कुछ सामान ले आ रहे हैं, ग्लास का टूट गया, इसके बाद तो इसकी एंट्री हम प्रोसेस कॉस्टिंग में करते हैं। लास्ट है एब्नॉर्मल गेन। 10,000 केजी हम कोई भी स्वीट्स बना रहे हैं, 10,000 केजी में हमने मान लिया कि 5,000 केजी 500 केजी इसमें लॉस होगा। तो हमारा प्रोडक्ट कितना हो गया, मतलब कितनी क्वांटिटी बची, 9,500 केजी। अब जरूरी है कि 500 ही लॉस हो सकता है इससे अधिक हो जाए या इससे कम हो जाए। अगर 500 हमने जो एस्टिमेट लगाया है कि 500 नॉर्मल लॉस होगा, कितना होगा 500 केजी, लेकिन हो सकता है कि वो 600 केजी हो सकता है, क्योंकि ये तो हम मान के चल रहे थे कि इतना होगा, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 100 केजी, 100 केजी, 100 केजी हमारा एब्नॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। अब गेन क्या है, अगर मान लीजिए हमने माना एस्टिमेट लगाया है कि हमारा नॉर्मल लॉस 500 केजी होगा और बाय चांस वो कुछ कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए 500 के लिए लॉस कितना होता है, नॉर्मल लॉस हमारा 500, जबकि हमने एस्टिमेट कितना लगाया था 500, तो 500 में एक्चुअल लॉस कितना हुआ 400, तो एब्नॉर्मल गेन हो गया, मींस हमको उससे लाभ हो गया। इसको एब्नॉर्मल एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्नॉर्मल गेन। क्लियर हुआ। नॉर्मल लॉस ये हर प्रोडक्शन में होता ही है, इसे हम टाल नहीं सकते। एब्नॉर्मल लॉस जो हमने एस्टिमेट लगाया है, कभी-कभी उससे अधिक लॉस हो जाता है, वो एब्नॉर्मल लॉस कहलाता है। और एब्नॉर्मल गेन जब हमने जो एस्टिमेट लॉस का लगाया है उससे कम लॉस होता है, तब वहां पर एब्नॉर्मल गेन या एब्नॉर्मल एफिशिएंसी हो जाती है। चलिए इसका फॉर्मेट देखते हैं। आई होप कि आपको प्रोसेस कॉस्टिंग समझ में आ गई होगी। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। प्रोसेस कॉस्टिंग ऐसी मेथड है जहां पर कोई भी प्रोडक्शन वर्क जब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसे कई स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं या कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही इसमें कुछ नॉर्मल लॉस भी होते हैं। और ये प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होती है, तो बता दें कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग जहां पर मैस प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है। जैसे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज, पब्लिक यूटिलिटी क्या है। देखिए केमिकल इंडस्ट्री जो मेडिसिन बनती है या कोई भी केमिकल बनता है तो बड़े पैमाने पर वहाँ प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। इसी तरह माइनिंग में कोयला निकाला जाता है तो उसको साफ किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, या ऑयल निकला तो हम देखिए आप ऑयल खरीदते होंगे तो उसमें लिखा रहता है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड मींस उसको रिफाइंड किया गया है, तो किस मेथड से किया गया है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड से ही किया जाता है। फिर है पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी की जो वस्तु बनती है जैसे सॉफ्ट है, ऑयल है, फॉर्निक्स है, ये सभी
जो प्रोडक्शन वर्क होता है इनका वो किस मेथड से होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड से ही होता है। चलिए आप प्रोडक्शन सेकंड पार्ट में हम आते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट या प्रैक्टिकल पोर्शन। इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट भी नॉर्मल बनता है टी शेप में, किस शेप में, टी शेप में। सबसे पहले हम यूनिट का बनाते हैं इसमें, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड particulars units and amount। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने बताया था कि जब कोई भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या क्या मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल, आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्शन होता है तो क्या बिना मटेरियल के वो प्रोडक्शन संभव होता है, नहीं। तो मटेरियल के बिना या कच्चे माल, रॉ मटेरियल के बिना हम कोई भी प्रोडक्शन वर्क नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम मटेरियल, उसकी क्वांटिटी भी होती है, मटेरियल की क्वांटिटी केजी में होती है, टन में होती है। जैसे मान लीजिए हमको शर्ट बनाना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ शर्ट। यदि आपको स्वीट्स बनाना है तो केजी में होगा। इस तरह इसकी क्वांटिटी होती है मटेरियल की। सेकंड है वेजेज, लेबर, बिना मजदूरों के क्या कोई भी वर्क, हमारे पास रॉ मटेरियल है लेकिन हमारे पास मजदूर नहीं है तो क्या वो वर्क हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी मस्त है, मटेरियल के बाद वेजेज। अब हमारे पास वेजेज है, हाँ यार ध्यान रखिएगा वेजेज की क्वांटिटी नहीं होती, सिर्फ उनको पेमेंट किया जाता है, इसलिए हम वेजेज को कहाँ लिखेंगे, अमाउंट कॉलम। थर्ड नंबर, वेजेस की क्वांटिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि वो जैसे मान लीजिए हमको 10 केजी स्वीट्स बनानी है तो मटेरियल तो हमने 10 केजी लगा दिया, लेकिन अगर लेबर होगी तो उस क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 12 केजी हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए या कुछ कम हो जाए, इस क्वांटिटी आपकी उसकी उतनी रहेगी जितनी हमने मटेरियल में क्वांटिटी लगाई है या यूज की है। तो मटेरियल की क्वांटिटी होती है, वेजेस की कोई क्वांटिटी नहीं होती है। इसी तरह मटेरियल हो गया, वेजेज हो गया, साथ में हमको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़े हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़े हो। तो लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और सेकंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक बार और देख लीजिए, प्रोसेस कॉस्टिंग में डेबिट साइड हम क्या क्या लिखते हैं, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन चारों को लिखा जाता है जो भी हम इनपुट कराते हैं। हमने इस प्रोडक्शन में क्या क्या इनपुट कराया, मटेरियल इनपुट कराया, वेजेस इनपुट कराया और हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनपुट कराया। अब क्रेडिट साइड में हमने कहा था आपको नॉर्मल लॉस होता है, वो होता नहीं है जिसको हम लिखते ही हैं हर प्रोडक्शन में, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी दी जाती है, अमाउंट नहीं, क्योंकि नॉर्मल लॉस में कोई दोषी नहीं होता, वो नेचुरल होता है, इसलिए उसकी कोई अमाउंट नहीं होती। तो इसके अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, नील, सिर्फ क्या दी जाती है, इसकी क्वांटिटी दी जाती है। नेक्स्ट है इसी तरह मटेरियल की क्वांटिटी दी जाती है बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की यूनिट तो दी रहेगी, साथ में हमको इसका अमाउंट भी एसरटेन करना पड़ता है, मींस निकालना पड़ता है। फिर है नेक्स्ट इसका
कभी कभी कुछ भाग, पूरा प्रोडक्ट अगर हम या तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दें जो भी आउटपुट आया है, या कभी कभी हम इसको सेल कर देते हैं या गोडाउन में ट्रांसफर कर देते हैं। यदि हमने सेल किया है या गोडाउन में ट्रांसफर किया है तो उसको हम लिखेंगे वाई ट्रांसफर टू गोडाउन। इसकी क्वांटिटी लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। और नेक्स्ट है लास्ट, जो आउटपुट हमारा बनके तैयार हुआ है, जो आउटपुट बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट प्रोसेस में, मान लीजिए कौन सा है, प्रोसेस फर्स्ट है, प्रोसेस ए अकाउंट है, तो हम इसका जो आउटपुट है वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रोसेस बी में, मींस नेक्स्ट प्रोसेस में इसको ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह का सेकंड प्रोसेस बनेगा और थर्ड। फर्स्ट ये हमको ध्यान रखना है, जो ये आउटपुट आया है वो सब सेकंड प्रोसेस में, प्रोसेस बी में किसका काम करेगा, इनपुट का वर्क करेगा। चलिए प्रोसेस बी भी देख लीजिए। अगर आप प्रोसेस बी बना रहे हैं तो प्रोसेस बी में सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, प्रोसेस ए, मींस ये जो हमने ए प्रोसेस बनाया था उसका जो आउटपुट था हमने बी करके लिखा था। अब जब हम बी आएंगे, बी प्रोसेस बनाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी और अमाउंट सहित प्रोसेस ए करके लिखेंगे। और इसी तरह प्रोसेस बनते जाएंगे, प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड, जब तक कि हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, एक एग्जांपल देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। एक प्रोडक्ट 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। द आउटपुट ऑफ प्रोसेस इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, और जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें देखिए प्रोसेस ए में ए, बी और सी दिया हुआ है। इसमें मटेरियल दिया है आपका 10,000, 2,000, 1,000। आपको मटेरियल लेबर दिया हुआ है 5,000, 8,000, 7,000, एंड आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं 3,000, 1,000 एंड 2,000। और आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2,000 रुपीज। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर 2,000 रुपीज। हमें क्या बनाना है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें 3 प्रोसेस दी गई है, प्रोसेस फर्स्ट ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। प्रोसेस ए का मटेरियल है 10,000, प्रोसेस बी का मटेरियल है 2,000 एंड प्रोसेस सी का मटेरियल है 1,000। इसी तरह लेबर दिया गया है, प्रोसेस ए का लेबर है 5,000, बी का है 8,000 एंड सी का है 7,000। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं 3,000, 2,000 एंड 1,000, और हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 2,000। अब देखिए मटेरियल सब तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, लेबर तीनों की अलग अलग दी हुई है, और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों का ही अलग अलग दिया हुआ है, बट हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंबाइंड दिया हुआ है। तीनों का एक ही दिया हुआ है, लेकिन हम तीनों में एक तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेबर के रेशियो में डिवाइड करेंगे। किसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। तो सबसे पहले हम क्या वर्किंग नोट में लगा लेते हैं, क्या निकालना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी का एंड प्रोसेस सी का। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लेबर का रेशियो लिखेंगे। हमारे पास लेबर कितना है? 5000, 8000, 7000। तो हम यहाँ लिखेंगे 5000, 7000 एंड 8000। 5000, 8000 एंड 7000। अब इसमें 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए। इनका रेशियो कितना आया? 5:8:7। और छोटे नहीं होते, शॉर्ट नहीं किया जा सकता इसको, तो इसका रेशियो कितना हो गया? 5:8:7 इक्वल टू इन तीनों का टोटल कर देंगे। टोटल कितना आएगा? 20। अब हम इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 2000 है। इसको हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ए का रेशियो कितना है? 5/20। सेकंड कितना है? 8/20 एंड थर्ड का है 7/20 इक्वल टू, निकालेंगे 20 1 जा 20, 100 आया, 500, 800 एंड 700। ये हमारा क्या आ गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे टू मटेरियल। मटेरियल हमारा कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपीज। इसमें कोई भी यूनिट नहीं दी हुई है, हम कितना लिख देंगे? 10,000 रुपीज। सेकंड, लेबर कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं 3,000 रुपीज। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने जो वर्किंग नोट में किया है, एक का इनडायरेक्ट एक्सपेंस आया है 500 रुपीज, तो हम इसको 500 रुपीज लिख देंगे। अब इनका टोटल निकालेंगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है कि टोटल आउटपुट कितना है? 100 टन है। कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 100 टन का। तो इनको टोटल कर लेंगे। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, 18,500। यूनिट कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10,000 का 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा हमारा? 100। एक बार यहाँ देख लीजिए, जैसे हमने यूनिट निकाली, हमारा अमाउंट कितना था? 10,000 मटेरियल और यूनिट कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 100 टन। 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारा? 100 टन। इस तरह हम निकालेंगे। इसी तरह 5,000 में हम डिवाइड कर देंगे 100 का, तो आ जाएगा आपका 50। 3,000 में कर देंगे तो 30 एंड 500 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 रुपीज। ये आ जाएगा आपका 185। तो आपकी यूनिट कितनी आ गई? 185 और अमाउंट टोटल इनपुट हमने कराया है कितना? 18,500। बट इसमें ना कोई नॉर्मल लॉस भी नहीं दिया है, ना एब्नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, और ना ही इसमें ट्रांसफर टू गो डाउन दिया है, ना ही कोई सेल किया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो इनपुट है कि पूरा का पूरा बच गया, मींस आउटपुट हो गया, तो इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस को लिख देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आएगी? प्रोसेस बी। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी? प्रोसेस बी। और हम ये लिख देंगे 185 यूनिट्स में और 18,500। टोटल आएगा 185 एंड 18,500। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट है। फर्स्ट प्रोसेस अमाउंट इज कंप्लीटेड। इसी तरह हम सेकंड में बनाएंगे और थर्ड। चलिए देखते हैं प्रोसेस बी। प्रोसेस बी बनाते हैं।
पहले एक साइड का बना लेते हैं, डेबिट साइड का। तो देखिए प्रोसेस जब हमने ए बनाया था तो आउटपुट कितना था 18,500। तो हम यहाँ लिखेंगे कहाँ से लेकर आ रहे हैं प्रोसेस ए से, तो प्रोसेस बी में हम लिखेंगे प्रोसेस ए, मींस प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी के लिए इनपुट का काम करेगा। 185 18,500। इसमें देखिए हम लिखेंगे मटेरियल टू लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मटेरियल तीनों ही प्रोसेस में जितनी भी प्रोसेस होंगी उनका सबका मटेरियल अलग होगा, मटेरियल लेबर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग होगी। तो देखिए प्रोसेस बी का मटेरियल कितना है 2000 रुपीज, प्रोसेस बी का लेबर कितना है 8000 रुपीज, प्रोसेस बी का डायरेक्ट एक्सपेंस है 2000 रुपीज एंड प्रोसेस बी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमने वर्किंग नोट में निकाला था कितना आया है 800 रुपीज। इसको भी हम यहाँ लिख देंगे 800 रुपीज। टोटल करेंगे इनका भी। अब इसमें भी हम यूनिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, टन कितना है 100 टन ही है, तो उससे हम डिवाइड करते जाएंगे। 2000 का 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 20 रुपीज, 80 रुपीज, 20 रुपीज एंड 8 रुपीज। इनका टोटल कर लेंगे। टोटल आपका आएगा 30,300 रुपीज। और यूनिट्स आ जाएगी आपकी 303 रुपीज। अब यही जो इनपुट हमारा टोटल कितना है यूनिट में 303 रुपीज एंड अमाउंट में 30,300 रुपीज। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा तो हम क्या लिखेंगे प्रोसेस सी। बी के बाद कौन सी प्रोसेस आएगी सी, तो हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस है सी, कितना है इसका 303 रुपीज यूनिट है, क्वांटिटी है इसकी एंड अमाउंट है इसकी 30,300 रुपीज। टोटल कर लेंगे 3,303 एंड 30,300 रुपीज। समझ में आया। आप इसकी कॉस्ट पर यूनिट यहाँ भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट किस तरह 3,300 है, इसको हम टोटल टन से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल टन से डिवाइड करेंगे तो आपका इतना ही आएगा 303 टन। देख लीजिए। अब है नेक्स्ट प्रोसेस, इसके बाद लास्ट प्रोसेस है प्रोसेस सी। चलिए प्रोसेस सी बनाते हैं। प्रोसेस सी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोसेस बी लिखेंगे और इसकी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी कितना लेकर आएंगे 303 एंड 30,300 रुपीज। अब इनका मटेरियल अलग हो जाएगा। प्रोसेस सी का मटेरियल लेबर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे। लास्ट बना रहे हैं प्रोसेस सी। प्रोसेस सी का मटेरियल देखिए कितना है 1000 रुपीज, लेबर है 7000 रुपीज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस है 1000 रुपीज। और वर्किंग नोट पे हमने 2000 डायरेक्ट एक्सपेंस दिया था वो कितना निकल कर आया प्रोसेस सी का 700। तो इसको हम कितना लिखेंगे 700 रुपीज। टोटल करेंगे इसका, टोटल कितना आएगा आपका। सबसे पहले हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। 1000 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 10 रुपीज।
7000 का 100 से डिवाइड करेंगे तो 70 रुपीज, 70 का 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ये क्वांटिटी है, टर्म में दी हुई है, इनको टोटल कर लेंगे 30,300 प्लस 1000 प्लस 7000 प्लस 1000 और प्लस 700, इनका टोटल आएगा 41,000। इसको भी देख लीजिए 410, कॉस्ट पर यूनिट इसकी है 410, यहाँ पर भी हम ले आएंगे 410 एंड 41,000, नोट कर लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे 41,000 डिवाइडेड बाय 100 और हमारी कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी 410। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्रोसेस कॉस्टिंग का। अगर कोई आपको डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।